हेलो दोस्तों, सिंपलिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी एपीओ के टेस्ट सीरीज के क्रम में पुलिस एक्ट का फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे और साथ ही जीएस में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी टोटल मार्क्स 150। तो आइए इस सीरीज को जारी रखते हैं और इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर्स को भी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम 1861 है, तो ये पूछ रहा है एक्ट नंबर कौन सा है। पुलिस अधिनियम या पुलिस एक्ट 1861 का एक्ट नंबर कौन सा था? 7 नहीं था, 5, 9, 1। तो पुलिस एक्ट जो था वो 1861 का एक्ट नंबर 5 था, तो यानी पहले का आंसर बी सही है। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसके इन्फोर्समेंट डेट को। पुलिस अधिनियम 1861 अधिनियमित हुआ था, तो इस पर उस समय वायसराय के द्वारा साइन किया गया था और वायसराय उस समय जो था वो था कैनिंग वायसराय था। इसने साइन जो किया था 22 मार्च 1861 को इस एक्ट पर साइन किया था। जैसा कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी सहमति दी जाती है, उसी प्रकार से उस समय 1858 से वायसराय का पद बन गया था और उसके बाद से वायसराय के द्वारा साइन किया जाने लगा था। तो वायसराय उस समय कैनिंग था और कैनिंग के द्वारा 22 मार्च 1861 को साइन किया गया, तो दूसरे का ए आंसर हो जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 को अधिनियमित करने के निम्न उद्देश्यों में से कौन से सही हैं? तो यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 के उद्देश्यों के बारे में ये चीज पूछ रहा है, ये कौन कौन सा उसके उद्देश्य के अंतर्गत में आते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है उद्देशिका के बारे में, तो उसमें पुलिस को पुनर्गठन के बारे में बात करता है, पुलिस के पुनर्गठन के बारे में पुनर्गठन। दूसरा चीज बात करता है अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए। और तीसरा चीज बात करता है पुलिस को और दक्ष बनाना, एफिशिएंट बनाना, और तो पुलिस को दक्ष उपकरण बनाना। 3 चीजें। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या है और आंसर क्या होगा उसका। पुलिस का पुनर्गठन, ये तो सही है। अपराधों का निवारण तथा उनका पता लगाना, ये भी सही है। पुलिस को और अधिक दक्ष उपकरण बनाना, ये तीनों इसके अंतर्गत में आते हैं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करें। चौथा क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस संशोधन अधिनियम ने पुलिस अधिनियम 1861 में महानिरीक्षक शब्द को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक शब्द द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया? तो इंस्पेक्टर जनरल के पद को हटाकर उत्तर प्रदेश में डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शब्द को सब्स्टिट्यूट किया गया है उत्तर प्रदेश में 1984 के संशोधन के द्वारा। बी इसका आंसर हो जाता है। 2001 वाले से 2A और 8A जोड़ा गया। इसमें सिविल एविएशन पर्सनल के बारे में, नागरिक उड्डयन कार्मिक या उनसे संबंधित चीजों को डाला गया। और ये जो 2001 वाला था वो लागू हुआ था 10 अगस्त 2001 को। यहाँ पे हमारे लिए 1984 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी को कब जोड़ा गया था? 1984 के संशोधन के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन हमारा हो जाता है पुलिस अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तारीख कब लागू हुआ था? तो ऊपर ही जस्ट मैंने बताया 10 अगस्त 2001। तो 10 अगस्त 2001 इसका आंसर हो जाता है पुलिस अधिनियम 2001 के लागू होने की तिथि। छठा क्वेश्चन है जिले में आपराधिक शासन का प्रमुख कौन होता है? बड़ा ही गहन करके क्वेश्चन निकाला गया है, गहन अध्ययन करते हुए। क्वेश्चन आपको फंसाने वाला भी है।
बहुत शब्दों का यूज किया गया है इस एक्ट में। एक तो अधीक्षण शब्द यूज किया गया है, एक प्रशासन शब्द यूज किया गया है, और एक जिले में प्रशासन शब्द यूज किया गया है, जिले स्तर पर। यहाँ जब जिला जब लिखा रहे तो साधारण पुलिस जिला लिखा रहे तो वहां पे आप स्टेट ले लेंगे या बड़े स्थान को लेंगे, और सिर्फ सिर्फ जब जिला लिखा रहे तो यानी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तो जिला के बारे में अगर हम बात करें, ये जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, उसके बारे में अगर हम देखें तो वो होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस अधीक्षक। धारा 4, धारा 4 ये बताता है, धारा 4 बताता है साधारण पुलिस जिले में, यानी बड़े स्तर पे बात करता है, राज्य स्तर पे या किसी बड़े स्तर पे पुलिस का प्रशासन जो होता है वो डीजीपी में होता है, डीजीपी में निहित होता है। लेकिन जब जिले पे बात करते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहते हुए एसपी के पास होता है, पुलिस अधीक्षक के पास होता है। कंट्रोल किसका रहेगा? डीएम का रहेगा, लेकिन पावर निहित किसमें है? पुलिस अधीक्षक में है, एसपी में है। तो छठे का आंसर ए हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कहता है पुलिस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। कौन सी संपत्ति पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति नहीं मानी जाती? तो जब धारा 1 पढ़ते हैं हम, सेक्शन 1, उसमें संपत्ति के अंतर्गत आपने पढ़ा जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति हो गया, धन या मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति, इतनी चीजें संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। अर्थात इसमें अचल संपत्ति नहीं आता है, चल संपत्ति आ रहा है, धन आ रहा है, मूल्यवान प्रतिभूति आ रहा है। अचल संपत्ति इसके अंतर्गत नहीं आता। इमूवेबल प्रॉपर्टी पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रॉपर्टी के अंतर्गत में नहीं आता। 8वां क्वेश्चन है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत व्यक्ति की परिभाषा में क्या एक निगमित व्यक्ति भी शामिल है? कारपोरेटेड पर्सन भी इसके अंतर्गत आता है, पर्सन के अंतर्गत में। तो जब हम धारा 1 पढ़ते हैं, सेक्शन 1, उसमें व्यक्ति के बारे में निर्वचन किया गया, इंटरप्रिटेशन दिया गया है। व्यक्ति के अंतर्गत वहां पे लिखा है कोई निगम या कंपनी भी आते हैं उसके अंतर्गत में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निगमित व्यक्ति भी आता है, तो हाँ, यहाँ पे निगमित व्यक्ति भी उसके अंतर्गत में आता है। 8वां आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन कहता है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढोर में सम्मिलित नहीं है? ये भी धारा 1 के अंतर्गत में इंटरप्रिटेशन दिया गया है इसका, ढोर का, कैटल जिसे कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आता कौन कौन है? तो सबसे पहला चीज जो दिया गया है वो है सींग वाले ढोर, सींग वाले ढोर आ जाते हैं, हाथी आ जाता है, ऊंट आता है, घोड़ा, गधा, खच्चर, घोड़ा, गधा, खच्चर, और बकरी, भेड़, सुअर, इतने सारे लोग ढोर शब्द के अंतर्गत, मवेशी शब्द के अंतर्गत में आते हैं। अब इनमें से देखिए जो भी इसमें ना आता हो इतने शब्दों में, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो बकरी आती है, घोड़ा आता है, ऊंट आता है, क्या नहीं आता है? तो कुत्ता नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9वें का सी। क्वेश्चन नंबर 10 पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का अर्थ क्या लगाया जाएगा? इसके बारे में भी धारा 1 में बताया गया है कि अगर इस एक्ट में कहीं भी लिखा है कि ये चीज पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के लिए बोला गया है, तो उससे हम तात्पर्य क्या लगाएंगे, उसका मतलब क्या निकालेंगे? तो उसका मतलब है कि वो डायरेक्शन जो है वो उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे वालों के लिए है। डीवाईएसपी
के पद से नीचे वाले जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए वो डायरेक्शन है। यानी डीवाईएसपी शामिल नहीं होता है, उसके नीचे डीवाईएसपी, एसपी या उसके ऊपर वाले लोग नहीं आते हैं, या डीवाईएसपी भी खुद नहीं आता है। उसके नीचे वाले जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो सब के सब सबऑर्डिनेट पुलिस अधिकारी कहलाएंगे, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी कहलाएंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बना सकती है? किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बना सकती है? अब यहां पे कह रहा है नियम बनाने की शक्ति, यानी उनके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण, दिशा निर्देश देना, सर्वोच्च नियंत्रण किसका होता है, या सारी चीजें किसमें निहित होता है, तो आपको पता है राज्य सरकार में होता है। धारा 2 में हमने देखा भर्ती करती है राज्य सरकार, गठन करती है राज्य सरकार। धारा 3 में हमने देखा अधीक्षण जो होता है वो राज्य सरकार में निहित होता है। राज्य सरकार ही सर्वोच्च या नीति स्तरीय नियंत्रण रखती है, नीतियां वगैरह बनाती है। इनके शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है कौन? राज्य सरकार, धारा 3 के अंतर्गत। तो 11 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कहता है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। नागरिक उड्डयन कार्मिक जो है, जो सरकारी एयरपोर्ट डिपार्टमेंट है हमारा, एयरपोर्ट वगैरह है, उसके जो कर्मचारी वगैरह सारे होंगे या अधिकारी जो होंगे वो सब पुलिस बल होंगे। ये हमारा धारा 2A जो कि सब इस एक्ट में 2001 में ऐड किया गया था उसके अधीन बताया गया है। 12 का सी आंसर हो जाएगा 2A। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है साधारण जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होता है। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण, अधीक्षण शब्द मैंने बोला डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, सुपरिटेंडेंस, ये धारा 3 के अंतर्गत है। वही जो ऊपर नियम बनाएगा वही यहाँ पे इसके अंतर्गत में आ जाता है। अधीक्षण किसमें निहित होगा? राज्य सरकार में निहित होगा, धारा 3 सेक्शन 3। फिर बात करता है क्वेश्चन नंबर 14, जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होगा। अब जिले में किसके अंदर होगा, किसके अधीन? ये क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? न्यायालय में, राज्य सरकार में, ए या बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जिले में पुलिस का अधीक्षण जब पूछता है तो वहां पे हमें फिर से अधीक्षण शब्द निकल के सामने आता है। तो अधीक्षण शब्द फिर से निकलकर जब सामने आता है तो उसका आंसर फिर से हो जाएगा कौन? राज्य सरकार। यहाँ पे जिले से तात्पर्य फिर से वही साधारण पुलिस जिले से लगाएंगे, क्योंकि अधीक्षण शब्द यहाँ पे है तो यहाँ से अधीक्षण से हम मतलब रखेंगे, सुपरिटेंडेंट से। और बाकी यहाँ पे कोई और आंसर मैच नहीं करेगा। एक क्वेश्चन थोड़ा फंसा के पूछने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जब भी हम अधीक्षण शब्द देखेंगे, जब भी हम सुपरिटेंडेंट शब्द देखेंगे वहां पे हम राज्य सरकार टिक करेंगे। तो इसका भी आंसर राज्य सरकार ही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम हो जाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन। अब यहाँ पे बात कर लिया अधीक्षण नहीं, पुलिस प्रशासन के बारे में बात करता है। 14 का भी था सर। अरे यार जब मैं बोला हूं 10, रुक जाओ 20 तक पूरा बोल लेने दो मुझे, तब बोलना, फिर बीच में बोल दी, गड़बड़ा दी पूरा सिस्टम। हाँ हूं, बस 20 तक बोलूं तब बोलना बीच में। भूल गई थी मैं। ये क्या बी ही तो टिक लगाया हूं। क्वेश्चन नंबर 15, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन निहित होगा। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन। अब ये शब्द अधीक्षण शब्द ना देकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूछ लिया है, पुलिस प्रशासन। और यहाँ पे एक शब्द जो है वो डायरेक्टली दिया गया है साधारण पुलिस जिले में, साधारण पुलिस जिले में। अब यह सिर्फ जिला पूछा होता तब ऊपर हमने जो देखा था पुलिस अधीक्षक जो था या जिला अधीक्षक जो था
उसके अंतर्गत में आ जाता, उसके पास नहीं तो उसके पास शक्ति होता। लेकिन यहाँ पे साधारण पुलिस जिले के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में धारा 4 में ही दिया गया है। साधारण पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन डीजीपी में निहित होता है, तो यानी पुलिस महानिदेशक में। तो पुलिस महानिदेशक किस वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो 15 का ए आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 16 कहता है पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को शक्तियां प्राप्त होंगी। कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी? पुलिस महानिदेशक को और पुलिस महानिरीक्षक को। तो इसके बारे में धारा 5 बात करता है। धारा 5 पुलिस महानिदेशक की शक्तियों के बारे में चर्चा करता है और कहता है साधारण पुलिस जिले में, सेक्शन 5 कहता है साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक को, डीजीपी को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी। मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। तो आप देखिए जहां मजिस्ट्रेट है वहां पे टिक कर लीजिए। तो ए में हमारा जो शक्तियां मजिस्ट्रेट को प्राप्त है वो सारी शक्तियां उसे प्राप्त होंगी। ए आंसर हो जाएगा। 17 आइए देखते हैं। अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबन या अवनत का प्रावधान किया गया है। अपॉइंटमेंट, डिसमिसल और डिमोशन करने के बारे में प्रोविजन कहां पे दिया गया है? तो अवर अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह के बारे में, या उनको पद से हटाने के लिए या उनका डिमोशन करने के लिए धारा 7 में इसका प्रोविजन दिया गया है। ए आंसर हो जाएगा, जिसमें डीजीपी, एडीजीपी, एसपी तक के व्यक्ति अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को उनके पद से हटाने के लिए डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं, मतलब उनको अवनत कर सकते हैं पद से, और साथ ही साथ 1 महीने तक की सैलरी काट सकते हैं और भी उन्हें पनिशमेंट दे सकते हैं। ये सेक्शन 7 में दिया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है पुलिस अधिकारी को अवनत करने या पदच्युत करने की शक्ति किसके पास है? तो अभी जस्ट मैंने बताया पुलिस महानिदेशक के पास। महानिरीक्षक तो, क्योंकि पुलिस महानिदेशक शब्द को नया यूपी में ऐड किया गया, अदरवाइज महानिरीक्षक ही था। तो महानिरीक्षक को हम साथ में पढ़ लेंगे पुलिस महानिदेशक के। अपर पुलिस महानिदेशक, सहायक पुलिस महानिदेशक, अभी मैंने बताया सबके, डीजीपी, एडीजीपी, एसपी, इन सब के पास हो जाता है। तो उपरोक्त सभी के पास 18 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अब कहता है सुमेलित कीजिए निम्न में से सुमेलित करने के बारे में कौन सा सुमेलित है ये पूछा गया, मतलब कौन कौन सा सही दिया गया है। पहला कहता है पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण मतलब सरेंडर, कि जब वो पुलिस अधिकारी ना रह जाए तो वो अपने सर्टिफिकेट का सरेंडर कर दे। तो इसके बारे में धारा 8 में दिया गया है, पहला सही है। फिर दूसरा कहता है रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित प्रोविजन धारा 14 में दिया गया, तो ये भी सही है। धारा 14 में ये बताया गया है रेल एवं अन्य लोक कर्मों के आसपास जब पुलिस बल की नियुक्ति होती है तो राज्य सरकार की सहमति से डीजीपी जो है अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है। फिर ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में पूछता है किस धारा के अंतर्गत में ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में चर्चा किया गया है? तो ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में चर्चा धारा 21 में किया गया है, नियुक्ति के बारे में। और साथ ही साथ लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन रेगुलेट करने के बारे में धारा 30 में दिया गया है। तो हाँ, ये भी धारा 30 में दिया गया है, ये भी सही हो जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है। 19 का बी आंसर हो गया। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने पर मुद्रांकित प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर आप पुलिस अधिकारी नियुक्त होते हो तो। ऊपर यहाँ पे मैंने बताया उसका सरेंडर किया जाता है धारा 8 में। तो धारा 8 में ये भी दिया गया है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा पुलिस अधिकारी होने पर। किससे मिलेगा? डीजीपी के द्वारा मिलता है। डीजीपी के द्वारा मिलता है या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे नियुक्त किया जाए। ठीक है, डीजीपी खुद प्रोवाइड कर सकता है वो सर्टिफिकेट, या डीजीपी ने किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति की हो तो उसके द्वारा ऐसा सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, ए या बी। क्वेश्चन नंबर 21।
पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र के अभ्यर्पण का प्रावधान किया गया, सरेंडर करने के बारे में प्रावधान किया गया। तो अगर आपने ऊपर वाली क्वेश्चन सही से देखा होगा तो यहीं से कर लिया होगा, धारा 8 में दिया गया है इसका प्रावधान, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कोई एक गलत लगाया गया है यहाँ पे, तो उसके बारे में कौन सा धारा है जो गलत बताया गया है यहाँ पे। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, पुलिस अधिकारी अन्य कोई जॉब नहीं कर सकेंगे, ये धारा 10 में दिया गया है। अगर डीजीपी परमिशन देता है तो कर सकते हैं, धारा 10 में दिया गया है। महानिदेशक की नियम बनाने की जो शक्ति दी गई है वो धारा 18 में ना देकर वो धारा 12 में दिया गया है। और विशेष पुलिस अधिकारी धारा 17 में है, ठीक है। ग्राम पुलिस अधिकारी धारा 21 में है, वो भी सही है, तीनों सही है, यानी कि बाकी सब सही है, यही एक आंसर बी जो है गलत है, यानी कि 22 का आंसर हो जाएगा बी। फिर 23 कहता है पुलिस अधिकारी पद त्याग या पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। कब? पुलिस अधिकारी पद त्याग या पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र, मतलब वो कब अपना रिजिग्नेशन दे सकता है, इसके बारे में यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है कि अपने कर्तव्यों से कब वो मुक्त हो जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रोविजन दिया गया है वो धारा 9 में दिया गया है, सेक्शन 9 में दिया गया है। सेक्शन 9 कहता है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला अधीक्षक या प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, एसपी या जिसके पास या कोई अन्य अथॉरिटी हो, जिसके पास ऑथराइज पर्सन हो, ठीक है। एसपी या कोई अन्य ऑथराइज पर्सन हो, वो जब तक अपना अभिव्यक्तता परमिशन ना दे दे तब तक आप अपने पद को नहीं छोड़ सकते हो। साथ ही साथ अपने पद को आपको छोड़ना है तो 2 माह पूर्व सूचना देना होता है। 2 माह, कम से कम 2 महीने का पूर्व का सूचना देना होता है, नोटिस। तो ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी आप अपने पद को त्याग सकते हो। तो धारा 23 में देखते हैं, ए कहता है जिला अधीक्षक द्वारा या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञा देने पर, सही है। बी कहता है वरिष्ठ अधिकारी को त्यागपत्र देने की लिखित सूचना 2 मास की अन्यून अवधि के लिए दे दी हो, अपने सीनियर अधिकारी को 2 महीने की पूर्व सूचना दे दी हो आपने, दोनों सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सत्य है। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है, धारा 10 में दिया गया है, ये भी ऊपर मैंने चर्चा कर लिया है आप लोगों से। धारा 10 में पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, अगर डीजीपी परमिशन देता है तो लग सकेंगे, सी आंसर हो जाएगा। 25 कहता है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 के विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक सम्मिलित नहीं होंगे जब तक कि निम्न के द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अनुमति, यही धारा 10 जो मैंने बताया कि आप कोई और जॉब नहीं कर सकते अगर पुलिस अधिकारी हो आप, अगर डीजीपी परमिशन देता है लिखित रूप से तब आप बन सकते हो, कुछ और पद पे कार्य कर सकते हो। तो डीजीपी कौन? पुलिस महानिदेशक, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा 25 का। डीजीपी अगर लिखित रूप से अनुमति देता है तो आप किसी अन्य पद पे भी काम कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। ये महानिरीक्षक शब्द को महानिदेशक भी रहेगा, मैं गलती से इसको पूरा ना लिखा हूं, भूल गया हूं इसको लिखना, महानिदेशक शब्द भी रहे, ये यूपी के लिए खासकर महानिदेशक रहेगा। तो महानिरीक्षक चाहे महानिदेशक कह लो एक ही पद है, मतलब पहले वो यूपी में ना होकर वो महानिरीक्षक ही हुआ करता था, यूपी में 1984 से महानिरीक्षक के पद को बदलकर महानिदेशक कर दिया गया, बस इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज ये ऊपर ही मैंने बताया था धारा 12 में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया था, जहां मिलान करना था एक ही गलत था, वहां पे मैंने आपको इसका चर्चा किया था। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। फिर आता है 27, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कौन कर सकता है? इसके बारे में धारा 13 में प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जहां पे आवश्यकता प्रतीत हो वो आवेदन कर सकता है कि किसी जगह पे अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जरूरत है, तो ये धारा 13 में कोई भी व्यक्ति कर सकता है यहाँ पे। फिर आता है 28 में, अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों के खर्चे का भार। अब अतिरिक्त जो पुलिस अधिकारियों का नियुक्ति करवाया है कोई व्यक्ति धारा 13 के अंतर्गत, वो खुद ही भार सहन करेगा खर्चे का। अब जिसने आवेदन किया है पुलिस से, जिसने भी डीजीपी से, एसपी से, डीजीपी से, एसपी से आवेदन करके अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की मांग की है, वहां डीएम के डायरेक्शन में रहते हुए सब कुछ डिसाइड होता है, वही पूरे खर्चे का भार वहन करता है। तो जिस व्यक्ति ने
आवेदन किया था उस पर, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, आवेदन करने वाले व्यक्ति पर। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अन्यथा किसके आदेशों के अधीन होता है। खैर, आप एप्लीकेशन दोगे किसको, डीजीपी को, एसपी को, और वो लोग किसके निर्देश के अधीन रहेंगे, डीएम जैसा कहेगा उसके डायरेक्शन के अधीन रहते हुए नियुक्ति करते हैं अतिरिक्त पुलिस अधिकारी का। अब अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति जब हो जाती है तो वो किसके ऑर्डर के अधीन रहेगा, कौन उसको ऑर्डर देगा, तो जिला पुलिस अधीक्षक जो होता है, एसपी पुलिस अधीक्षक जो होता है, उसके अंडर में ये लोग रहते हैं, उसके आदेशों के अधीन रहते हैं। ये भी धारा 13 में ही आपको दिया गया है, ए आंसर हो जाएगा जिला अधीक्षक। ठीक है। 30 कहता है मिलान करना है, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, तो ये सही है, धारा 10 में दिया गया है। रेल और पहले तो व्यक्तिगत खर्चा तुरंत हमने देखा, व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, ये अभी जस्ट हमने देखा व्यक्तिगत खर्चे पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी धारा 13 में। फिर आता रेल और अन्य कर्मी के आसपास अतिरिक्त पुलिस अधिकारी रखना, तो ये ऊपर हमने ये भी देख लिया है, धारा 14 में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है, तो इसका सी हो जाएगा दूसरे का। और विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना, उसके बारे में प्रोविजन दिया गया है धारा 15 में। तो अगर हम देखें पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का डी, तो ए सी बी डी, ए सी बी डी ये डी आंसर हो जाता है, 30वें का डी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक निम्नलिखित की सम्मति से रेल के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकते हैं, तो ये है धारा 14। रेल एवं अन्य लोक कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के बारे में प्रोविजन दिया गया है। तो अगर जरूरत ऐसा महसूस होता है तो कौन नियुक्ति करता है, डीजीपी, यहाँ पे दिया गया है डीजीपी, लेकिन किसकी सहमति पर करता है, किसकी सम्मति पर करता है, तो राज्य सरकार की सम्मति पर। राज्य सरकार की सहमति से डीजीपी रेल के आसपास, रेल हो, नहर हो, कोई लोक कर्म हो रहा हो, लोक कार्य हो रहा हो, या कोई विनिर्माणशाला या वाणिज्यिक समुत्थान कहीं भी कुछ हो रहा हो जहां डीजीपी को जरूरत लगता हो, तो राज्य सरकार की सहमति से अतिरिक्त पुलिस बल का नियुक्ति कर सकता है। तो कहा किसकी सहमति से, सी इसका आंसर हो जाएगा, 31 का सी। 32 निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर का प्रावधान दिया गया है। तो ये हम धारा 15 जब देखते हैं तो 15 में संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखने के बारे में प्रोविजन दिया गया जहां संकटपूर्ण स्थिति है, और उसी संकटपूर्ण वाले स्थिति में जहां अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की गई है, किसी व्यक्ति को वहां पे निवासी कोई हो या किसी प्रॉपर्टी में हितबद्ध कोई व्यक्ति हो, उसको वहां के लोगों के कारण कोई नुकसानी हो जाती है, तो 15A में उसके बारे में कंपनसेशन का प्रोविजन दिया गया है, और 3 महीने के अंदर वो जाता है कंपनसेशन के लिए, तभी उसको मिलता है, आवेदन करता है, तो 32 का सी आंसर हो जाएगा 15A। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दुराचरण से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलवाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जैसा कि जस्ट मैंने बताया 15A में 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन देना होता है, तो 33 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है, तो उसी क्षेत्र के निवासियों की नियुक्ति की जाती है, इसके बारे में प्रोविजन दिया गया धारा 17 में ही विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उस क्षेत्र में जिसमें दंगा, बलवा या शांति भंग होने की आशंका, उस क्षेत्र के निवासियों की नियुक्ति की जाती है ऐसे जगहों पे। क्वेश्चन नंबर 35 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगर विशेष पुलिस अधिकारी जो है अपना कार्य करने से मना कर दे, सेवा करने से मना कर दे, तो उसके बारे में प्रोविजन जो दिया गया है वो धारा 19 में दिया गया है, और वो अगर दोष सिद्ध पाया जाता है तो 50 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी उसके ऊपर है, तो धारा 19 में इसके बारे में चर्चा किया गया। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित कौन सी धारा है, तो धारा 21 हमारा ऊपर ही हमने मिलान किया था, धारा 21 जो है ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है, विलेज पुलिस ऑफिसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान करती है,
तो पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में धारा 23 प्रोविजन देता है। ये पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि आदेशों का पालन करें, अपराधों को रोकने का प्रयास करें, ये सब इनके कर्तव्यों के अंतर्गत में आ जाता है। धारा 23। क्वेश्चन नंबर 38 बात करता है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25। तो धारा 25 जो बात करता है वो बिना दावे वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो वैसे भी प्रॉपर्टी जो इस एक्ट के अधीन होगी वो इमूवेबल नहीं होगी, चल हो सकती है, धन हो सकता है, मूल्यवान प्रतिभूति हो सकता है। धारा 1 में ही हमने पढ़ा था। तो अदावाकृत लावारिस संपत्ति के भार साधन चार्ज मिलेगा पुलिस अधिनियम के अंतर्गत में। कौन इसको अपने भार साधन मिलेगा, कौन मतलब इसको इस संपत्ति को अपने पास रखेगा, तो उसके पास आता है कि जो पुलिस अधिकारी है वो बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में ले सकेंगे। तो कौन ले सकेगा? प्रत्येक पुलिस अधिकारी। ठीक है, और इसका जो व्ययन होता है वो डीएम के अधीन होता है। तो आंसर यहाँ पे तो डी हो जाएगा। इसका व्ययन अगर पूछ ले, इसका कैसे डिस्पोजिशन किया जाएगा, आगे क्या किया जाए उस प्रॉपर्टी का, वो डीएम के आदेशों के अधीन होगा। यहाँ पे संपत्ति को भार साधन में ले सकेगा कौन? प्रत्येक पुलिस अधिकारी। ठीक है, फिर आता है 39, मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा। अब ये जो संपत्ति मिला, चल संपत्ति या धन या मूल्यवान प्रतिभूति, मजिस्ट्रेट उसको निरुद्ध करके रखे रहेगा। 6 महीने का टाइम देता है कि जिसका भी दावा हो आकर अपना अपना दावा पेश करे और साबित करके अपनी प्रॉपर्टी ले जाए, क्योंकि ये लावारिस संपत्ति थी। तो इसके बारे में प्रोविजन जो दिया गया है वो धारा 26 में दिया गया। 25 में ये था और 26 में ये। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्त्रियों का प्रावधान किया गया है। तो ये धारा 29 में दिया गया है कि अगर ड्यूटी में लापरवाही किया जाता है, आदेश उल्लंघन किया जाता है, तो इसमें 3 महीने के वेतन का जुर्माना या 3 महीने के कारावास या दोनों के बारे में दंड का प्रावधान दिया गया है। तो ये धारा 29 हो जाता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से 50 हमारा जीएस के बारे में बात करता है। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885, 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो ये प्रथम चरण था। प्रथम चरण को उदारवादी चरण बोला गया है। उस समय जो लोग थे उदार प्रवृत्ति के थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब जो लोग थे, चितरंजन दास, ये सब, सॉरी चितरंजन दास नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब जो लोग थे, बंकिम चंद्र, सॉरी उनका नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग शांत प्रवृत्ति के थे, याचना में विश्वास रखते थे कि अंग्रेजों से हम मांग करेंगे तो हमें दे देंगे। तो उदारवादी चरण इसको कहा जाता है। 41 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया था? तो 1884 से 1888 तक वायसराय के पद पर बैठा हुआ था डफरिन। तो 42 का सी आंसर हो जाएगा। 43 इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम के बारे में मैंने बताया है, कांग्रेस का स्थापना उसी ने किया था। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ह्यूम शब्द से आप यहाँ पे याद रखिए। और कोई इसमें संस्थापक नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे और बाकी लोग का कोई कनेक्शन ही नहीं है इससे। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 43 का। 44 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना? नरम दल से कौन नहीं थे, यानी कौन उदार थे, गरम वाले मिजाज के नहीं थे, गुस्से वाले नहीं थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा, लाल बाल पाल, 3 लोग खासकर गरम दल के नेताओं में से थे, गुस्सैल वाले थे। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 लोग बहुत गरम मिजाज के हुआ करते थे। तो नरम दल से ना होकर गरम दल से थे। तो ये दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरम दल से थे। नरम मतलब सख्ती नहीं बरतते थे, प्यार से मांगने का कोशिश करते थे, उदार प्रवृत्ति था इनका। तो ये बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के थे, ना कि नरम दल के थे। तो इसका 44 का आंसर ए हो जाता है। 45 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1899 से 1905 तक वायसराय के पद पर बैठता है कर्जन, और कर्जन द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, और जो कि प्रवृत्त हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। तो ये कर्जन 45 का बी आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था?
पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। आपको मैंने नोट्स में डायरेक्ट दिया हुआ है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। शायद 1888 का ही बैठक इन्होंने किया था, 86, 87, 88, 87 का शायद, हाँ। फिर उसके बाद 47, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं, जब तक हम भारत में हैं या मैं भारत में हूं, यहाँ है नहीं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये शब्द कभी कभी बदल बदल के हर लोगों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी है कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी अभिलाषा कि मैं इसे देखूं, मैं बैठ कर देखूं, आराम से देखूं। तो ये किसने कहा था? तो ये भी कहा था करजन ने ही कहा था, ये कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, खत्म हो रही है कांग्रेस, करजन ने कहा था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था? तो ये था अधिवेशन 1907 का, 1907 का अधिवेशन जो कि हुआ था सूरत में, सेपरेट हो गया था, 7 से 7, 7 से सूरत, 7 से सेपरेट हो गया कांग्रेस। ये ए है सूरत अधिवेशन में, 48 का ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 का था, जो कि दिसंबर में इनका बैठक होता था। 1929 का जो बैठक हुआ था दिसंबर में, वो लाहौर में हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था और कहा गया था 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाएंगे, लेकिन क्या हुआ था, मनाया नहीं जा सका और इसी डेट पे बाद में हमारा संविधान लागू किया जाता है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई जब बंगाल विभाजन किया गया, 16 अक्टूबर को ये लागू होना था 1905 को, 19-20 जुलाई को इसका घोषणा हुआ था, 19-20 जुलाई को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। तो घोषणा होने के बाद में कुछ समय मिल चुका था और टाइम था, 19 जुलाई को घोषणा हो चुका था, 16 अक्टूबर को लागू होना था। तो जब घोषणा हो गया तो घोषणा के तुरंत बाद अगस्त में 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई इस बंगाल विभाजन के विरोध में। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये रहा आज का आपका टेस्ट सीरीज, फिर मिलेंगे जल्दी, धन्यवाद।